वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैन रोजगार क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हर सप्ताह की भांति आज पुनः हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अब आज हमारी चर्चा होगी करंट अफेयर्स पर। आपको पता है करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के आप एग्जाम दे लो, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी राज्य स्तरीय भी आप एग्जाम देते हैं, तो किसी भी एग्जाम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी के डेट में यदि कोई पेपर हो गया है तो वह है आपका करंट अफेयर, क्योंकि बिना करंट अफेयर का आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जो हमारी आती है वो अप्लाइड क्वेश्चन आती है। ट्रेडिशनल के साथ साथ उसे करंट अफेयर जो होता है वह करंट अफेयर से आपको एलाइड कर देता है। एलाइड का मतलब होता है उसको जोड़ देता है, जोड़ के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आज हम लोग अभी तत्काल चलेंगे। जैसा कि आपको आज पता है 13 नवंबर है, कल 14 नवंबर होगा और कल 14 नवंबर को बाल दिवस, हम राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के रूप में। और कल बिहार में हमारे बिहार के नेताओं का भी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव भी हुए हैं, 6 तारीख, 6 नवंबर और 11 नवंबर, और 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाली है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की जयंती मनाई जाएगी। वहीं बिहार में नेताओं का जय और विजय का प्रश्न होगा। बिहार के मतदाता आखिर बिहार के किसे पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, इससे रिलेटेड जो होगा, इसका एक कॉम जो होगी, इसकी जो एक रिजल्ट जो होगा वह कल शाम तक आपके सामने आएगी। मतलब देश में 2 तरह के कल माहौल तैयार होंगे। एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्तर पर हम नेहरू जयंती मनाएंगे, बाल दिवस मनाएंगे, चाचा नेहरू को याद करेंगे, वहीं बिहार में क्या बिहार की जनता अपने पुराने प्रतिनिधि को याद करते हैं या नए प्रतिनिधि को जगह देते हैं, ये सारे चीज़ों का कल के हम विश्लेषण में बात करेंगे। लेकिन अभी के बात हम करेंगे कुछ दिवस को संबंधित, और कल इस दिवस से संबंधित ही बात करेंगे, क्योंकि कल बिहार के परिप्रेक्ष्य में रिजल्ट भी आने वाले हैं दोस्तों। तो चलो आज हम लोग बिना देर किए हुए आज का हम जो रिजल्ट की बात करेंगे, आज हमारा करंट अफेयर में हम पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस से शुरू करेंगे। ध्यान देंगे, हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस। ध्यान देना है भैया, राष्ट्रीय एकता दिवस। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है इसे हम लोग नेशनल यूनिटी डे बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आप? इसे आप नेशनल यूनिटी डे मानेंगे। तो ये जो नेशनल यूनिटी डे जो हमारे भारत में मनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रश्न होता है कि यह यूनिटी डे किन को डिवोट किया गया है ना। डिवोट का मतलब होता है कि आखिर ये हमारा नेशनल जो हम यूनिटी डे मनाते हैं यह हम किसको, तो भारत, आधुनिक भारत के शिल्पकार के नाम सुना होगा, तो मैं कर देता हूं आधुनिक भारत के शिल्पकार, और उनका नाम आप सभी लोग जानते हैं। एक स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम आता है और वह व्यक्ति है श्रीमान वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिवस के रूप में हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय दिवस जो भारत में मनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रत्येक वर्ष यदि देखा जाए तो हम प्रत्येक वर्ष इस दिवस को जो है 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ध्यान देना, 31 अक्टूबर को हम प्रत्येक वर्ष जो होता है वह हम आधुनिक भारत के जो शिल्पकार है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दिवस होती है, इनकी जो जन्म दिवस होता है, इस जन्म दिवस को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये मना रहे हैं हम 2014 से, उसकी भी हम विश्लेषण आपको करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यदि हम पटेल साहब का जन्म की बात करें, ध्यान देना, तो इनकी जन्म जो हुई थी, डेट तो आपको स्पष्ट मैंने कर ही दिया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हमारा 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और ये जो जन्म इनकी हुई थी बाबू लोग, ये नाडियार आपने सुना होगा, गुजरात में नाडियार। तो ये जो नाडियार है, ये नाडियार गुजरात में है, और इस नाडियार गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या हुआ था भैया? ये गुजरात में है नाडियार, और यहीं पर इनकी जन्म हुई थी। वहीं यदि हम इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 1950 में 1950 में हुआ था, और वह था 15 दिसंबर 1950। ठीक है, तो 15 दिसंबर 1950 को इनका मुंबई, यानी उस समय इसको बॉम्बे नाम था,
इनकी मुंबई में देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। और थोड़ा इनकी बैकग्राउंड इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इनके माता और इनके पिता का भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद हम इनकी पूरी की पूरी हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर इनका जो दिवस हम मनाते हैं क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका झावेर भाई इनके पिताजी का जो नाम था, वो पिताजी का नाम था झावेर भाई, ठीक है, और माता जी का नाम लाड बाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे लाड बाई और पिताजी झावेर भाई। झावेर भाई जो थे इनके पिताजी थे और माता जी का नाम था लाड़बाई। और इस घर में इनका जो है वह अंतिम रूप से देखेंगे तो 31 अक्टूबर 1875 को नाडियार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक जन्म होता है। और स्वतंत्र भारत के यदि हम इतिहासों के पन्नों में यदि देखें तो हम कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह स्वतंत्र भारत का, ठीक है यार, स्वतंत्र भारत का ये पहले हमारे गृह मंत्री बने, पहली बात याद रखना है। और दूसरी बात यदि हम कहेंगे तो ये देश के पहले आप रखेंगे कि उप प्रधानमंत्री जो थे, यह देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको पता है कि देश के स्वतंत्रता संग्रामी थे, स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता संग्रामी भी ये थे। तो यहाँ पर मेंशन कर लो मेरे प्यारे कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और इस तरह से जो है इनको एक चीज़ और इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार जो थी वह 1991 में इन्हें भारत रत्न से, ठीक है, भारत रत्न से इनको नवाजा गया है। और इस समय आपको बता दूं कि 1991 में देश के प्रधानमंत्री जो थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, यानी पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे तो इसी दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। और ये राष्ट्रीय दिवस जो है हम प्रत्येक वर्ष की यदि हम शुरुआत करें तो मैं आपको बता दूं कि पहला भारत में राष्ट्रीय जो पर्व मनाए हैं, अब इस गाथा को थोड़ा इतिहासों को मैं बता दूं तो पहला जो हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाई गई थी, ये पहला राष्ट्रीय एकता दिवस भारत सरकार जो है 2014 में मनाई थी। या कह सकते हैं 2014 से 31 अक्टूबर जो होती है, जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस माना जाता है, इस दिन को पहली बार 2014 से हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए। और आपको ये बता दूं, किसी के साथ आपको याद होना चाहिए कि जब 2018 यानी 14 साल से 4 साल आप जोड़ेंगे तो 2018 का एक इतिहास आपको आएगा। और 2018 में हमारा यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है, ठीक है, तो यह स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का हम लिख देता हूं, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जो है यह स्टैचू है। और लगभग 182 मीटर 182 मीटर इसकी टोटल जो है लंबाई है, यानी ऊंचाई है। और इस तरह से भारत में हम यदि देखा जाए तो 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे ऊंचा यदि मूर्ति की बात किया जाए, स्टैचू की बात किया जाए, तो यह बनाई गई है 2018 में और इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। और इस तरह से हम कहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक उनकी सम्मान होती है, भारत सरकार ने उनको सम्मान के रूप में दिया। और ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा कि आखिर स्टैचू ऑफ जो यूनिटी की हम जो बात कर रहे हैं तो आखिर ये बना है कहाँ पर, तो एक केवड़िया का नाम सुना है, केवड़िया गुजरात में है। जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है ये आपका केवड़िया, याद रखिएगा केवड़िया, ये आपका जगह है गुजरात में। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि एगो साधु बेट, ठीक है, ये साधु बेट यहाँ पर एक द्वीप है। इसी साधु बेट जो द्वीप है यहीं पर इसी जगह पर 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है इनके यादगारों में, इनके सम्मान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको तैयार किया है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। पहली बार कि भारत में प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है, तो यह आपका हो गया कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है। कब से शुरुआत इसको हमने किया, तो इसकी शुरुआत हमने भैया 2014 से किया और 2018 में हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टैचू होता है वह भारत ने 2018 में बना करके तैयार किया, जो 182 मीटर ऊंचा है। और यह गुजरात में ही बना है। और गुजरात में कहाँ बना, तो केवड़िया आपका गुजरात में है और साधु बेट वहां पर द्वीप है, वहीं पर इसको बनाई गई है। इज इट क्लियर। अब देखो इससे महत्वपूर्ण और कुछ बातों को हम आपको बताते हैं, क्योंकि बात होती है
जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से एक बार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि जिनके बारे में हम जानेंगे पूरे अच्छे से विस्तार से जानेंगे, जिससे कि एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन छूट न जाए। ये बातों को हमें बहुत अच्छी से ध्यान देना होगा। जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे क्वेश्चन को हम बना लेंगे। अब मेरा युवा भारत कार्यक्रम भी इनके लिए शुरू हुआ है। ठीक है, मेरा भारत युवा कार्यक्रम भी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो की है, ये 2023 में देखिएगा तो इन्हीं के दिवस में शुरू की गई है, और यह 2023 में शुरू किया गया, और डेट था आपका वही 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर 2023 को, 31 अक्टूबर 2023 जो हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, इस तिथि को भारत जो है मेरा भारत युवा कार्यक्रम की भी हमने शुरुआत कर दिया है। और आपको मैं बता दूं कि जब हम पटेल साहब की बात करते हैं तो इन्हें हम भारत में क्या कहते हैं, इन्हें हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा, इंग्लिश में क्या होगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किनको कहा जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनको एक और नाम आपने सुना होगा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, यानी भारत का बिस्मार्क सुना भी होगा। तो लौह, ठीक है, लौह पुरुष, और उसके बाद बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, तो यहां पर ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है, यानी बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ये दोनों यदि देखा जाए तो दोनों जो टाइटल है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को दिया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड है कि आखिर सरदार की जो इनकी उपाधि दी गई थी, ये सरदार की उपाधि इनको किसने दिया, तो यहाँ दो नाम मेंशन करेंगे, क्योंकि सरदार की उपाधि में पहला तो नाम मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है महात्मा गांधी जी का, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ही इनको पहले बार कहा। और दूसरी बात इसी के साथ हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो 1918 में आप देखेंगे खेड़ा का आंदोलन हुआ था, तो गांव के महिला जो थे, ये गांव के महिलाओं द्वारा इनको सरदार की भी उपाधि दी गई। ठीक है, और इसकी कहानी जो होती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहानी आपको मैं बता दूं तो सबसे पहली बार इनसे संबंधित यदि हम कुछ आंदोलन की बात करें या हम कह सकते हैं कुछ हम क्रांति की बात करें, तो सबसे पहली बार 1918 के हमें क्रांति याद रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 1918 में खेड़ा का विद्रोह हुआ था। जो खेड़ा एक किसान आंदोलन थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, इस खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके नेतृत्व कर रहे थे। और इसका यदि देखा जाए तो 1918 के जो खेड़ा सत्याग्रह था, इसका एक ही नारा था, कर मत दो। बात याद रखना, क्या था, कर मत दो, कर मतलब टैक्स, मत दो, डोंट पे टैक्स। तो यह जो नारा दिया गया था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा दी गई थी, और यह 1918 के जो खेड़ा में जो किसानों के द्वारा आंदोलन की गई थी वो किया गया था, यानी कर मत दो या कहें कर में छूट की मांग इसके तहत की गई थी। कर में आप कहेंगे छूट की जो मांग होती है, छूट की मांग इस आंदोलन के तहत की गई थी। और अंततः आपको में भी पता होगा कि अंग्रेज की जो सरकार थे वह कहीं न कहीं नतमस्तक हो जाते हैं, इनके सामने वो झुक जाते हैं, और इस तरह से हुआ। फिर आपने एक बारदोली का आंदोलन भी आपने सुना होगा, याद करो। तो इसके बाद हम बारदोली पे आएंगे। तो बारदोली एक सत्याग्रह भी कह सकते हैं या बारदोली आप आंदोलन भी कह सकते हैं। तो बारदोली यदि सत्याग्रह देखा जाए तो सबसे पहले खेड़ा के सत्याग्रह तो 1918 में हो गया। जब बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं तो बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुआ था, और यह भी जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ता है। देखो बारदोली सत्याग्रह के यदि हम पृष्ठभूमि की बात करें, इसके हम इतिहासों की बात करें, तो हम कह सकते हैं यह 1928 में हुआ। लगान वृद्धि जो हो रहा था, तो कहीं न कहीं कह सकते लगान वृद्धि का विरोध यहाँ पर किया जा रही थी। ठीक है, लगान में वृद्धि का विरोध जो था, ये लगान में वृद्धि का विरोध जो किया गया था,
यह बारदोली सत्याग्रह के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और तीसरा एक और इनका जो इतिहास आएगा, आपने सुना होगा कि कराची का अधिवेशन, तो आपने सुना होगा। तो कांग्रेस का यदि हम कराची का अधिवेशन देखेंगे तो कराची का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन थी वो आपको पता है 1931 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो कराची के कांग्रेस अधिवेशन, अगला एक पॉइंट और इसमें आप ऐड करेंगे, कराची के कांग्रेस अधिवेशन। और ये अधिवेशन जो हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका 1931 में हुआ था, और एक कराची अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे, ठीक है, यह अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, कौन किए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। तो ये सारे जो थे इनसे संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये सारे टर्म जो हैं, सारे टर्मों को आप आराम से याद करेंगे। अब होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने 3-4 भी पॉइंट केवल समझाया है, प्रेजेंट से लेकर के प्रीवियस तक मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे भारत में आधुनिक भारत के शिल्पकार किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं के दिवस के रूप में, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत पहली बार 2014 में 31 अक्टूबर से मनाते आ रहे हैं। तो ये हमारा करेंट का पूरा बायोग्राफी हमने इसको दिया। इसके बाद यदि हम इनसे रिलेटेड बात करें तो इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या इनके दौर में कौन कौन से ऐसे आंदोलन हुए, कौन कौन से ऐसे सत्याग्रह हुए जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत तेजी से याद किया जाता है। तो पहला हमने दिया यहाँ पर 1918 के सत्याग्रह, जिसका खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। उसके बाद हम बारदोली सत्याग्रह 1928 की बात किए, और कराची का जो अधिवेशन कांग्रेस का 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये सभी इनसे रिलेट आपसे बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे लगता है कि आराम से इसको आप याद कर सकते हैं, और आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। तो सरदार की उपाधि इनका जो थे गांव के महिला महात्मा गांधी ने, यहीं पर जब देखिएगा कर में छूट की मांग जब ये कर रहे थे खेड़ा, तो यहीं पर इन्होंने किया था। फिर बारदोली सत्याग्रह में भी इनकी योगदान रही, और इसको लेकर के वहाँ के महिला और पुरुष जो थे वह इनको कहीं ना कहीं लौह पुरुष जो था, आयरन मैन ऑफ इंडिया जो हम कहते हैं, इसके विचार जो थी लोगों के दिमागों में कहीं ना कहीं एडजस्ट होने लगा था। अब होता है कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों की बात करें तो आखिर देश में इनकी और क्या क्या योगदान रही। तो थोड़ा सा पटेल साहब के हम बात करेंगे राष्ट्र हित में योगदान, तो करेंगे पटेल, और यहां करेंगे राष्ट्रहित योगदान। राष्ट्रहित में योगदान, देखो राष्ट्रहित में यदि हम योगदान की बात करें तो सबसे पहली बात तो यहां पर आप देखिएगा कि जो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि जब हम आज़ादी की बात करेंगे तो आज़ादी के समय यदि देखेंगे तो आज़ादी के समय हमारे यहाँ लगभग 565 हमारे पास देसी रियासत थे। याद है ना? देसी रियासत जो थी, यह देसी रियासत हमारे पास लगभग 565 रियासत थी। और इन 565 रियासत में से यदि देखेंगे तो 562 जो रियासत थी, ये 562 रियासत भारत को स्वीकार कर लिया था, है ना? भारत को ये स्वीकार कर लिया था। लेकिन इनमें से बच गया हमारा 3 रियासत। और 3 रियासत कौन कौन थे भाई? तो ये 3 रियासत में आपको पता ही होगा कि एक जुन्नागढ़ के नाम सुना होगा, तो एक जुन्नागढ़ का था। उसके बाद एक हैदराबाद का निजाम के नाम सुना होगा, तो एक हैदराबाद था। और तीसरा आपका जो था वो जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत थी। और ये 3 रियासत जो थी वो भारत में नहीं मिल पा रही थी, या भारत की अखंडता के साथ वो जुड़ नहीं पा रहे थे। तो इसी दौर में आपने देखा होगा कि जुन्नागढ़ जो था, इसे जनमत संग्रह के नाम सुना होगा, रेफरेंडम। तो जनमत संग्रह के माध्यम से जो था वो सरदार पटेल जी जो है उसे भारत में मिला लेते हैं। हैदराबाद की बात करें तो ऑपरेशन पोलो के आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन पोलो जो था, यानी सेना के द्वारा कार्रवाई की गई थी, और कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को मिला ली गई। यदि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आपको ये भी बात पता होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, याद है ना? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो थी, इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को भी भारत में विलय कर लिया गया। तो हम कहेंगे कि भारत में टोटल 565 रियासत में तो 562 भारत की स्वाधीनता या भारत का कह सकते हैं आस्था पर उनकी भरोसा थी।
लेकिन 3 ऐसे भी हमारे पास रियासत रहे जिन्होंने भारत से मिल नहीं पा रहे थे, या कह सकते हैं भारत से अलग होना चाहते थे। कहीं न कहीं ये पाकिस्तान से कह सकते हैं कि वह मेल मिलाप में जुड़े हुए थे, लेकिन अंततः जो था ये सभी 565 जो हमारे रियासत थी, ये 565 रियासत को भारत में यदि देखा जाए तो ये सभी रियासतों को, बड़ी रियासतों को विलय करने वाला यदि कोई एकमात्र व्यक्ति था तो हम कह सकते हैं विलय करने वाला, ठीक है, करने वाला व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि नहीं होते तो इतनी आसानी से मैं नहीं मानता कि सारे जो क्षेत्र थे ये भारत में विलय हो गए होते। तो यह पटेल साहब का एक बहुत बड़ी कह सकते हैं राष्ट्र हित में इनके योगदान को हम देखा जा सकता है। उसके बाद जैसा कि हमने बताया तो ऑपरेशन जैसे पोलो जो हमने चलाया, ये ऑपरेशन पोलो 1948 में भारत सरकार ने चलाई थी, जब भारत के गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इसके द्वारा, और ये जो ऑपरेशन पोलो जो चलाई गई थी, इसको हमने जैसा कि बताया कि हैदराबाद के जो निजाम थे, वो निजाम साहब जो थे वो भारत का अंग होना नहीं चाहते थे, एक स्वतंत्र देश होना चाहते थे। वो अलग बात है कि जब हैदराबाद निजाम जो थे भारत का विलय पत्र पर जब साइन कर दिए तो उसके बाद आपने देखा होगा कि हैदराबाद के पहला जो गवर्नर थे, यानी राज्यपाल की बात कर रहा हूँ, तो देश के पहले राज्यपाल आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के जो बनाए गए वो मिस्टर निजाम को ही बनाया गया, क्योंकि कहीं न कहीं वो कुछ अपने अधिकार की बात कर रहे थे। उनका लग रहा था कि हम जिस पद पे हमें इस तरह के सम्मान मिलनी चाहिए, और इस तरह से निजाम साहब यानी हैदराबाद का निजाम की यदि बात किया जाए तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये हैदराबाद के जो आपका निजाम थे, इन निजाम के विरुद्ध 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है। ये जो ऑपरेशन पोलो जो चलाई गई थी यह इन्हीं के विरुद्ध एक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। अब आप हमें बताएंगे कि पूरे कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया। एक बार हमें सबको ही बता देंगे कि हाँ सर क्लियर हो गया, तब मैं आगे की बात करूंगा। कैसा लगा? तो और कल हमारा 14 तारीख होगा, तो कल की कहानी बहुत लंबी बताएंगे, क्योंकि कल बिहार के भी मानचित्र की बात करेंगे, क्योंकि कल बात करेंगे बिहार का राजनीति का, कल बात करेंगे बिहार के चुनाव का वो रिजल्ट का, कि आखिर जनता क्या चाहती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक लेते हैं। अभी आपको देखेंगे कि अभी हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है वह है हमारा महिला विश्व कप 2025। सुना होगा? तो महिला विश्व कप 2025 पे थोड़ा सा हम लोग एक बार लुक एट ग्लेंस कर लें। तो आप हेडिंग में डालेंगे महिला विश्व कप, महिला विश्व कप, महिला विश्व कप 2025। और महिला विश्व कप 2025 के साथ हम लोग आगे की एकदम जितने भी हमारा रिसेंट न्यूज़ है वो रिसेंट न्यूज़ को हम लेकर के आज आए हैं। तो ये आपको बता दूं कि यह जो था इसमें कुल जो मैच हुए, या कह सकते हैं कि इसमें 2-3 से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कुल टीम कितने थे, कुल मैच कितने हुए, ठीक है। तो इसमें कुल जो आपका टीम था या कुल टीम इसमें 8 हुआ, और वहीं टोटल जो इसमें मैच खेले गए, तो टोटल मैचेज इसमें खेले गए 31, यानी 31 इसमें मैच खेले गए। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि महिला मैच जो हुई थी। अब प्रश्न होगा कि आखिर फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया, यानी फाइनल जो मैच था, ये फाइनल मैच का आपसे वेन्यू पूछेगा कि यह फाइनल मैच कहाँ पर खेली गई। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल मैच DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, आपने सुना होगा, ये नवी मुंबई में है, ठीक है। DY पाटिल, और आपको बता दूं कि DY पाटिल जो है बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में जो था ये मैच यदि देखा जाए तो इस मैच को खेली गई है। अब इसमें 2-3 पॉइंट और आएगा। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि राशि से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में राशि अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम अब आते हैं, लेकिन उस पर हम नहीं बात करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन होगा कि हमारा जो आयोजन हुआ था, है ना, ये हमारा आयोजन कब से कब तक खेला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाता है। तो देखिए ये जो हमारा महिला विश्व कप 2025 का जो आयोजन हुई थी, यह 30 सितंबर से 2 नवंबर तक, ठीक है। 30 सितंबर से लेकर के आप 2 नवंबर 2025 के बीच जो है
यह आपको महिला विश्व कप 2025 जो थी इसका आयोजन किया गया और इसमें एक एंथेम भी था। एंथेम जो थे श्रेया घोषाल के नाम आपने सुना होगा। सो श्रेया घोषाल के द्वारा इसमें साउंड दिए गए थे यानी आवाज दिए गए थे और ब्रिंग इट होम याद होगा। तो एंथेम इसका था, एंथेम ब्रिंग इट होम, इसको याद कर लेंगे भैया। इंग्लिश में कर देता हूं, ब्रिंग इट होम, यह एक एंथेम था। और ये एंथेम गाने वाले कौन थे? श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल, ठीक है भैया। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो एंथेम था वह एंथेम गाने वाले कौन थे। तो मुझे लगता है कुल टीम जो हुआ 8 हुए, कुल मैच 31 खेले गए। फाइनल मैच जो हमारा खेला गया DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में खेली गई। इसका आयोजन जो हुआ 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक हुआ और इसमें जो एंथेम थे ब्रिंग इट होम इस श्रेया घोषाल के द्वारा गाई गई। मुझे लगता है यहाँ तक बहुत आराम से आपको याद हो गया होगा। अब इस पुरस्कार में यदि देखा जाए, पुरस्कार से यदि पहले की देखा जाए तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो महिला विश्व कप जो 2025 की हम जो बात कर रहे हैं, यह महिला विश्व कप 2025 आखिर इसकी शुरुआत कब हुई या कैवीं संस्करण थी। तो देखिए इसमें हम यदि देखें तो इसका पहला यानी जो फर्स्ट एडिशन जो हुई थी, तो यह पहला संस्करण यदि देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो इसका पहला संस्करण 1973 में इसका फर्स्ट एडिशन या कह सकते हैं पहली बार इसको खेली गई थी। और जब 1973 में खेली गई थी तो यह आपका इंग्लैंड में खेला गया था इस मैच को, ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि अब आपसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2025 में जो ये गेम खेले गए है ना, तो ये कैवा हो सकता है, भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मेजबान देश में देखें ऐसे संस्करण की यदि बात किया जाए तो आपका 2025 का जो संस्करण यदि देखा जाए तो 2025 का जो संस्करण है आपका 13वां संस्करण होगा, ठीक है। ये कैवा होगा 13वां, अरे 2025 का 13वां संस्करण आप लेकर चलेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें प्रशासक कौन थे यानी इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहे थे। तो ये पूरे के पूरे यदि हम मैच की बात करें तो इस मैच का जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी जिनके हाथों में थी वह ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम सुना होगा। तो ये ICC यानी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यह पूरे के पूरे प्रशासक किए गए, यह गेम खेले गए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात होगी कि यह जो मैच खेली गई इसमें मेजबान देश कौन कौन थे, ठीक है, यानी गेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो यदि मेजबान देश की बात किया जाए तो ये जो हम बात कर रहे हैं फाइनल की, इस मैच में हमने फाइनल कौन कौन खेला, तो इसमें भारत और श्रीलंका, मेजबान देश भारत और श्रीलंका में ही खेली गई, ठीक है। तो भारत और यहाँ पर कर लीजिएगा श्रीलंका, ठीक है, यानी 2 जगहों पर इस मैचों को आयोजन मुख्य रूप से किया गया। भारत और श्रीलंका में इस मैच को जो है मेजबानी की गई। अब इस तरह से विजेता और उपविजेता की बात किया जाए तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देता हूँ, एक तरफ हमने विजेता कर दिया, ठीक है, और यहाँ ओवरसीज कर दिया और यहाँ कर दिया उपविजेता। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एक मैच में विजेता हमारा प्यारा भारत रहा है और उपविजेता देखिएगा तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत हमारा विजेता रहेगा और उपविजेता में आपका दक्षिण अफ्रीका रहेगा। अब प्रश्न यहाँ पर एक ये बनेगी कि भारत ने कितना विकेट पर कितना रन बनाया और दक्षिण अफ्रीका ने कितना विकेट पर कितना रन बनाया। तो भारत यदि देखिएगा तो 298 रन आउट ऑफ 7 विकेट, यानी 298 रन जो थी भारत ने बनाया था और ये साउथ अफ्रीका आई थिंक 246 रन पे ऑल आउट हो गया था। इस तरह से यदि देखा जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भारत जो थी ये भारत इस मैच को वन किया यानी जीता। और कितने रनों से जीता तो देख लिए, 8 में से 6 गया, 2 यहाँ पर हो गई और 9 में से 4 गया 5, यानी देखिएगा तो लगभग 52 यानी 52 रनों से यदि कहेंगे तो भारत जो है 52 रन से दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ दिया, या कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया और इस मैच पर भारत अपनी कब्जा जमा लेता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या एग्जाम के लिए है, इस एग्जाम में हम लोग इस क्वेश्चन पर क्या क्या फोकस किए। तो इसमें हमारी विजेता कौन कौन टीम रही और उपविजेता। तो विजेता आपका भारत है इसीलिए वर्सेज कर दिया, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका, जहां भारत 298 रन 7 विकेट पर, वहीं दक्षिण अफ्रीका 246 रन बनाए और इस तरह से भारत जो है इस मैच को
अपने कब्जे में कर लिया। लगभग 52 रनों से भारत जो है इस मैचों को जीत जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती है कि महिला विश्व कप से रिलेटेड तो ये हमारा 30 सितंबर से शुरू होता है, 2 नवंबर तक चलती है। इसमें एक एंथेम दिया गया ब्रिंग इट होम, जो श्रेया घोषाल के द्वारा साउंड दिए गए, गाए गए। और इस मैच में मेजबान देश जो हुए तो भारत और श्रीलंका में इस खेल को खेली गई। पहली बार 1973 में जो था ये इंग्लैंड में खेला गया था। इस तरह से 2025 का यदि एडिशन पूछ देता है तो ये हमारा 13वां एडिशन माना जाएगा। और इसका जो खेल का पूरा जो आयोजन किया गया, या कह सकते हैं इसे प्रशासित की गई, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया, वह करने वाली संस्था का नाम है आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। अब आप हमें बताइएगा कि आईसीसी की स्थापना कब हुआ। देखते हैं आप लोग में से कितने बच्चे जल्दी जवाब देते हैं। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, आप बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्थापना कब हुआ। और दूसरा आप बताएंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। आप जितना जल्द बताएंगे, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका हेड क्वार्टर ये सब कहाँ है, तो ये सभी भी हम आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि महिला विश्व कप 2025 से रिलेटेड इधर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप आराम से बना लीजिएगा। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, यदि इससे रिलेटेड की बात करें तो इसमें पुरस्कार की कुछ हम लिस्ट को भी देखेंगे, यानी किनको कौन सा अवार्ड दिया गया है इस मैच में, वो हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा है महिला विश्व कप 2025। फिर हम डालते हैं महिला विश्व कप 2025। अब इससे रिलेट पहले 2-3 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, फिर मैं आगे की बात करूंगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, ठीक है। क्या होगा भैया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैच या टूर्नामेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसके कौन हैं 2025 में। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी मायने सी बात है, भारत ने खेला, भारत ने जीता। तो भारत के ही खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या नाम है भैया, इनका नाम है दीप्ति शर्मा जी। और दीप्ति शर्मा जी ने पूरे के पूरे मैच में देखेंगे तो इन्होंने भौकाल खड़ा कर दिया। और दीप्ति शर्मा ने टोटल इसमें देखिएगा तो इन्होंने 22 विकेट झटकाए थे। और इसके लेकर के दीप्ति शर्मा जी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। क्लियर हो गई। दूसरा, इससे हमारा यदि हम अवार्ड की बात करें तो अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आपको होगा कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको बनाया गया, प्लेयर ऑफ द मैच। तो प्लेयर ऑफ द मैच किसको बनाया गया, तो ये भी मायने सी बात है कि भारत जीता है तो कोई भारतीय ही होगा। और प्लेयर ऑफ द मैच जो बनाई गई वह बनाएंगे शेफाली वर्मा जी को। क्या बनाया गया, किनको, शेफाली वर्मा जी को बनाई गई। और ये भी इस मैच में देखिएगा तो आई थिंक 87 रन्स इन्होंने बना करके भौकाल खड़ा कर दिए। तो इस तरह से शेफाली वर्मा जो है, ये शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा, देखो याद करना है, एक शर्मा है एक वर्मा है, ठीक है। एक 22 22 88 होता है ना, तो 22 उन्होंने विकेट लिया, इन्होंने 87 रन बनाए, यानी 22 गुना 4 -1 भी कर देंगे तो आराम से याद हो जाएगा कि मैच प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा जी रहे। वहीं शेफाली वर्मा जी जो हैं, इनको शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच 87 रन्स के कारण इनको दिए गए। क्लियर हुआ। और इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जो मैच हमारा हुआ था इसका यदि फॉर्मेट को देखा जाए तो यह मैच हमारा 1 दिवसीय था, वनडे हमारा मैच था, ये भी ध्यान देना है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन होगा तो ये भी क्लियर ही कर देता हूँ, यदि कभी बाय द वे क्वेश्चन पूछिया दिया जाए तो मैच का फॉर्मेट यदि बाय द वे पूछा जाए तो इसका मैच फॉर्मेट जो था बाबू लोग, ये मैच फॉर्मेट आपका था वनडे, ठीक है, 1 दिवसीय, तो वनडे था। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि इसमें टोटल टीम्स कौन कौन पार्टिसिपेट किए, है ना। तो टोटल टीम्स पार्टिसिपेटेड कर दीजिए, यानी इसमें कौन कौन से देश का टीम जो था इस मैच में भाग लिया था, एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या हो सकता है कि उनमें से कुछ का नाम हटा दिया जाए। तो इसमें आपका इंग्लैंड था, क्योंकि इंग्लैंड ही इसमें शुरुआत किया है। इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया रहा है। अब आपको पता है कि भारत में जीता है, साउथ अफ्रीका के बीच में टक्कर हुए हैं ना, तो भारत साउथ अफ्रीका यानी इंडिया, यू कैन से साउथ अफ्रीका। उसके बाद आपने देखा कि खेल आपका श्रीलंका में भी हुआ है ना, तो इस तरह से श्रीलंका कर लेंगे, न्यूजीलैंड, श्रीलंका,
न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, इसमें आपका पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारे जो थे इस मैच में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो पार्टिसिपेट करने वाले देश थे। और जैसा कि हमने बताया कि पूरे के पूरे जो महिला विश्व कप जो 2025 का जो आयोजन की गई, इसका पूरा के पूरा आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट जो आपका काउंसिल है उसके द्वारा किया गया। तो अब यहाँ पर हमारा अभी भी क्वेश्चन है, अभी उसका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया है, क्योंकि हमने बताया कि इस मैच का जो प्रशासक थे, ध्यान देना, इस मैच का जो प्रशासक थे, प्रशासक का मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो करे तो आईसीसी था, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब यहाँ पर ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे कि आईसीसी की स्थापना कब हुआ, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, आईसीसी की यदि इस्टेब्लिशमेंट की देखा जाए, इसकी हेडक्वार्टर को देखा जाए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन होगा, एक आपसे पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है। बार बार इस तरह के क्वेश्चन को देखे जाते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, या पूछा गया कि हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। तो 15 जून 1909, ठीक है, 15 जून 1909 को जो था ये आपका आईसीसी की स्थापना हुआ। और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो यूएई में है, यानी दुबई आप कह सकते हैं डायरेक्ट। तो दुबई यानी यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो अमित शाह जी के बेटा हैं, जय शाह। ठीक है, तो जय शाह जी जो हैं वो अभी आईसीसी के चेयरमैन हैं, यानी अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि इससे रिलेट आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब होता है कि सारे तो हमने मैच से संबंधित बात कर लिया, अब इससे भी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपसे बनेंगे जो महिला क्रिकेट से ही बनेंगे, महिला खेल से रिलेटेड बनेंगे। वो क्या होगा, जीते हुए खिताब से यदि रिलेटेड बात किया जाए तो ये हमने इसमें हमने अवार्ड किया कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा जी को मिला, क्योंकि उन्होंने 22 विकेट को झटकाया है। प्लेयर ऑफ द मैच जो था शेफाली वर्मा को मिला, क्योंकि उन्होंने 87 रन बनाया है। अब इसके अलावा हम आईसीसी इसलिए थोड़ा आपको बता दिए कि आईसीसी से रिलेटेड आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909, इसकी हेड क्वार्टर जो है आपका दुबई है, और इसके अध्यक्ष जो है जय शाह, यानी भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री और भारत के जो सहकारिता मंत्री के बेटा यानी अमित शाह के बेटा जो हैं उनको यहाँ पर बनाई गई है। अब थोड़ा सा हम अन्य श्रेणी में यानी अदर कैटेगरी अवार्ड की देखा जाए तो कहेंगे अवार्ड्स ऑफ अदर कैटेगरीज, यानी इस मैच में और कौन कौन से कैटेगरी में किसको किसको क्या अवार्ड मिले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देखा जाए सर्वाधिक रन है ना, यानी कह सकते हैं लार्जेस्ट रन्स स्कोरर। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में यदि देखेंगे तो ये मिला है आपको लॉस वॉलवाट का, लॉस वॉलवाट। अरे लॉस वॉलवाट जो थे ये लगभग टोटल देखिएगा तो 571 रन इनका रहा है। इस तरह से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो थे वो लॉस वॉलवाट रहे हैं, ऐसे एग्जाम में देखिएगा। उसके बाद सर्वाधिक विकेट लिए यानी लार्जेस्ट विकेट गेंद, यानी सर्वाधिक जो विकेट लेने वाले खिलाड़ी इसमें बने। तो ये जस्ट हमने बताया शर्मा जी के बारे में हमने चर्चा किया था, दीप्ति शर्मा है ना 22 विकेट। तो यहाँ करेंगे दीप्ति शर्मा 22 विकेट्स, 22 विकेट्स, यानी उन्होंने टोटल 22 विकेट्स लिया। एक और इससे रिलेटेड आपका होगा स्मृति मंधाना का, दूसरी खिलाड़ी सर्वाधिक रनर, सेकेंड लार्जेस्ट रनर। तो स्मृति मंधाना, स्मृति रंधाना, इनका यदि पूरे रनों की स्कोरिंग की बात किया जाए तो इनके रन भी 434 रन है बउआ, 434 इनके पूरे रन है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आराम से आप इसको क्वेश्चन को जवाब दे दीजिएगा। तो एक बार हमें जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ तक सबको क्लियर है। यदि सबको क्लियर है तो फिर हम नए टॉपिक की ओर आएंगे।
तो दो चीज़ तो हमने क्लियर कर दिया। एक हमने देखा राष्ट्रीय नेशनल डे के बारे में हमने चर्चा कर दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इस पर बात कर दी। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक यदि क्लियर है तो हम लोग आगे की बात करने वाले हैं। अब आगे जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे, चूँकि आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक साल हमारे देशों का एक इतिहास रहा है कि जब भी हम 26 जनवरी को मनाते हैं, यानी जब रिपब्लिक डे को मनाते हैं, तो रिपब्लिक डे मनाने में हम रिपब्लिक डे के परेड में भारत हमेशा विश्व के किसी नेता को एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाता है। एक गेस्ट को हमारा एक कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशन हमारा चलते आ रहा है, क्योंकि पहली बार भी हम जो मनाए थे तो इंडोनेशिया के ही हम राष्ट्रपति को बुलाए थे, ठीक है। तो उस समय से अभी तक यदि देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष, पिछले साल भी आप देखेंगे तो हम इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति को बुलाए थे। अब होता है कि 2026 का जो हम रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं, ये 2026 के रिपब्लिक डे में कौन से देश के नागरिक किसको हम बुलाने जा रहे हैं, तो ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जो यूरोपियन यूनियन के दो प्रमुख नेता जो हैं उनको भारत जो है न्योता भेजा है, यानी निमंत्रण भेजा है, इनवाइट किया है, और दोनों ने अपनी कंसेंट जो होता है, सहमति जो होता है, उन्होंने भारत को दे दिए हैं कि हम भारत के गणतंत्र दिवस पर सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे 2026 के गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि भारत 78वां अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा 2026 का, इसलिए हमारे लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस कहानी को भी हम लोग थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो 2026 का 2026 का गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया जो हम मनाएंगे, ये हम 2026 को जो है यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं, और इसलिए रखने जा रहे हैं कि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि हम जब 2026 के गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी जैसा कि भी आपने बताया कि हमारे यहाँ एक परंपरा है। परंपरा के अनुसार एक विश्व के चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, और इस तरह से 2026 के यदि इतिहासों में देखें तो भारत पहली बार अपने इतिहासों में एक नया कारनामा करने जा रही है। और इस कारनामा में देखिएगा तो यूरोपियन यूनियन के, ठीक है, 2026 में 2 यूरोपियन यूनियंस के शीर्ष नेता, यानी टॉप शीर्ष नेता निमंत्रित, यानी 2 नेताओं को भारत जो है 2026 के लिए चुना है। अब ये 2 नेताओं को नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना होगा, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो पहला है उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला नाम थोड़ा सा यह सब का नाम टेढ़ होती है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये हैं कौन? तो यूरोपियन यूनियन के, यह मुख्य रूप से देखिएगा तो यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। यूरोपियन आयोग के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब दूसरा नाम किनका आता है? तो दूसरा उर्सुला वॉन डेर लेयन जो यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं, वही एंटोनियो कोस्टा। अरे एंटोनियो कोस्टा जो हैं, यह यूरोपियन जो परिषद होता है, यानी यूरोपियन जो काउंसिल होता है, उसके अध्यक्ष हैं। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष, यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। और यह भारत पहली बार यूरोपियन यूनियन के 2 सदस्यों को भारत जो है न्योता दिया है
तो यह हमारे लिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ लिख लिया जाए, एक बार मेंशन आपको हमें रेड पेन से कर देता हूं नोट करके। पहली बार भारत ने किसी यूरोपीय संघ के नेताओं को आमंत्रित किया है या किया गया है। ठीक है, ये भारत के इतिहासों में देखा जाए तो पहली बार ऐसा है जब भारत ने इस तरह के कारनामा जो होती है या भारत ने ऐसे कामों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किया है, और ये दोनों ने अपने जो भावनाएं होती हैं दोनों ने पूरा कर लिया। अब आपको मैं बता दूं कि 2026 का जो हमारा गणतंत्र दिवस होगा, ठीक है, सॉरी 77वां, तो 2026 में भारत अपनी 77वां रिपब्लिक डे मनाएगी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यदि देखा जाए तो भारत के इतिहास में हम देखें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश अर्थात भारत, हमारा देश रिपब्लिक यानी गणतंत्र हुआ था। इस दिन से लगातार भारत जो है प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब आप हमको एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे देश में संविधान दिवस कब मनाई जाती है। जवाब देंगे, भारत में संविधान दिवस जो होती है वो कब मनाई जाती है। आप हमें कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि भारत में संविधान दिवस कब मनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो होता है भारत कब मनाता है, आप इसे हमें बताएंगे। अब आपको मैं बता दूं कि भारत की यदि बात किया जाए तो जैसा कि हमने बताया कि 2026 के लिए ये हमारे जो दोनों यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य आमंत्रित हैं। अब होता है कि इस आमंत्रण में भारत ने 2025 में किसको आमंत्रित किया, 2024 में भारत ने किसको आमंत्रित किया और 2023 में भारत ने किसको आमंत्रित किया। यह आपके लिए कभी कभी क्या होता है कि पीछे वाला भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट ईयर को तो सबको याद रहता है, लास्ट ईयर पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 2025 में प्रोवो सुबियांतो का नाम सुना होगा, प्रोवो सुबियांतो। ये प्रोवो सुबियांतो कौन है, तो ये इंडोनेशिया के देखिएंगे, है ना। तो प्रोवो सुबियांतो जो है राष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इंडोनेशिया। तो इन्हें 2025 में जो है भारत आमंत्रित कर चुका है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि सर 2024 में किसको आमंत्रित किया गया, तो इमैनुअल मैक्रों को किया गया था। इमैनुअल मैक्रो, और ये कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति ये थे। इनको 2024 में भारत आमंत्रित किया है। 2023 में यदि इतिहासों को देखें तो 2023 अब्देल फतह अल सीसी को भारत 2023 में जो था वो आमंत्रित किया था। और अब्देल फतह सीसी जो है राष्ट्रपति मिस्र के थे। ठीक है, तो अभी तक देखा जाए तो पहली बार भी यदि देखा 2025 में जिस तरह से हमने इंडोनेशिया को लाया, भारत के पहला जब 26 जनवरी 1950 को भारत अपने गणतंत्र भारत का पहला जब हम अपने गणतंत्रता मना रहे थे, रिपब्लिक डे मना रहे थे, तो उस समय भी भारत जो था पहली बार, यदि हम आमंत्रण की बात करते हैं तो भारत ने पहली बार आमंत्रित जो किया था मेरे प्यारे बच्चों, वह इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे। तो ये भारत का हमारा एक ट्रेडिशन है, और इस ट्रेडिशन के अनुसार प्रत्येक वर्ष जब हम 26 जनवरी को मनाते हैं, अपने गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो चूंकि आपको मैं बता दूं कि 26 जनवरी को जो हमारा झंडा फहराई जाती है वह देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा फहराया जाता है, और 15 अगस्त को जो झंडा फहराई जाती है वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। क्लियर हो गई। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन कहा है
कि हमारे भारत में संविधान दिवस कब मनाई जाती है। तो देखो, देश में संविधान दिवस यदि देखोगे तो हम 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान जो था बनके तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा देश के संविधान बनके तैयार हो गई थी। लेकिन हम देश के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। उसके पीछे कारण थे, उसके पीछे रीजन थे, क्योंकि आपको पता है कि 31 दिसंबर 1929 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कराची में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसके वो अध्यक्षता कर रहे थे। और उसी समय 12:30 बजे यानी आधी रात्रि को कहेंगे, रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत का जो तिरंगा था वह तिरंगा को रावी नदी के किनारे फहरा दी जाती है। और उसी दिन यह घोषणा कर दी जाती है कि आने वाले जो 26 जनवरी होगा अर्थात 1930 का, तो आने वाले 26 जनवरी जितने भी अब होंगे, हर साल आने वाले 26 जनवरी को भारत अपनी स्वाधीनता दिवस मनाएगी। और इस तरह से हम 1930 से लगातार 26 जनवरी को अपनी स्वाधीनता दिवस को मनाते आ रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की जो आज़ादी होती है वो 15 अगस्त 1947 को हो जाता है, और हम देश की आज़ादी कब मना रहे थे? 26 जनवरी को मना रहे थे। और यही कारण था कि जब हमारा देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, तो हमारे देश के जितने भी संविधान निर्माता गण थे, देश के स्वतंत्रता संग्रामी थे, देश के उस समय के इंटेलेक्चुअल वर्ग जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस बातों को चर्चा किया कि भाई हम तो देश के संविधान दिवस या देश की स्वाधीनता दिवस जो है वो हम प्रत्येक साल 26 जनवरी को मना रहे हैं। तो हम जो 26 जनवरी को मनाते आ रहे, जो एक हमारा पुराना एक इतिहास है, इस इतिहास तो हमारा मिट जाएगा। तो क्यों नहीं हम ऐसे करते हैं कि जो 26 नवंबर को हमारा देश का संविधान बनके तैयार हुआ है, इसे हम लागू करें, 26 जनवरी को ही लागू करते हैं। और इस तरह से जो पुराना एक हमारा इतिहास है, इतिहास का जो पन्ना है, उसे पुनर्जीवित कर दिया जाए। और इस तरह से भारत को 2 महीना इंतजार किया हमने, 26 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर फिर 26 जनवरी, यानी 2 महीना हमने इंतजार करने के बाद भारत जो था 26 जनवरी 1950 को देश को गणतंत्र घोषित करता है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण थी, एक लंबी हमारा पुरानी इतिहास थी जो 1930 से लगातार हमारे देश में चल रहे थे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सर? कोई बोलेगा नहीं तो फिर समझेगा क्या यार? तो ये चीजों को आपको तो समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे की बात किया जाए, बोलो भैया। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे भी बात करेंगे, अगले क्वेश्चंस पे हम लेकर के आ रहे हैं, हम देख लेते हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, चलो एक हम लोग टॉपिक देखते हैं। इंग्लैंड के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनका नाम है जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो थोड़ा सा जेम्स एंडरसन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो मैं टॉपिक लेके आता हूँ, टॉपिक पर एक एक करके डिस्कस करता हूँ, किनको क्या मिला है नहीं मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे हम चलते हैं। जेम्स एंडरसन लिखता हूँ, जेम्स एंडरसन। ठीक है, आप ही करेंगे, जेम्स एंडरसन। देखो ये जेम्स एंडरसन कौन है? यह एक क्रिकेटर है, और कहाँ का है? इंग्लैंड का है। ठीक है, यानी इंग्लैंड के एक दिग्गज तेज गेंदबाज कहेंगे, तेज गेंदबाज इंग्लैंड। इनके बारे में पहले इतना तो ब्रीफिंग आपको कर देता हूं कि जेम्स एंडरसन है क्या। तो जेम्स एंडरसन एक दिग्गज गेंदबाज हैं, एक तेज गेंदबाज हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि यह जेम्स एंडरसन जो है, इनके अद्भुत हम कह सकते हैं क्रिकेट करियर और उपलब्धि। ठीक है, इनका अद्भुत जो क्रिकेट करियर होता है, तो क्रिकेट करियर और इनकी उपलब्धि को लेकर के, उपलब्धि हेतु इंग्लैंड की जो सरकार है इनको नाइटहुड की उपाधि दिया है, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको लेकर के नाइटहुड की उपाधि जो है, आपको पता है कि भारत के लोगों को भी दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। नाइटहुड की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब होगा कि ये नाइटहुड की उपाधि कौन देता है? तो देखो, ये नाइटहुड की जो उपाधि होती है वो इंग्लैंड की सरकार, यानी इंग्लैंड की जो राजघराने हैं, उनका एक सर्वोच्च सम्मान कह सकते हैं। ठीक है, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण जो कार्य होते हैं, असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो इंग्लैंड के
यानी ब्रिटेन के राजघराने से किसी व्यक्ति जो अपने जीवन में असाधारण उपलब्धि हासिल करता है, दिया जाता है। अब देखो इससे होगा क्या। अब जैसे ही इनको नाइटहुड की उपाधि मिल गई ना, अब जेम्स एंडरसन जो है, इस जेम्स एंडरसन के नाम के पहले सर लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो एंडरसन यदि देखा जाए 700 से अधिक इन्होंने विकेट लेकर, इसका इतिहास देखा जाए तो इन्होंने 700 से अधिक विकेट लेकर इतिहास रचा है। ठीक है, पहली बात हो गई। और इसी उपलब्धि को लेकर के इंग्लैंड की महाराज जो हैं, सरकार जो है, और वे टेस्ट में ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश और पहले कह सकते हैं गेंदबाज बन गए। टेस्ट मैच में या टेस्ट क्रिकेट में पहले इंग्लैंड और विश्व के खिलाड़ी बन गए। और एक इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पर कर देता हूँ। अब इनके नाम के पहले सर लगाया जाएगा, जैसे सर जेम्स एंडरसन। आपको पता ही है कि सर हुआ, नाइट हुए, है ना, ये सभी के उपाधि इनको दिए जाता था, अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था। तो हमें ये चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। अब एक और हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, होमी जे भाभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जेम्स एंडरसन, आपसे यदि क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि दुनिया के वे खिलाड़ी जिन्होंने 700 अधिक विकेट लेकर के इन्होंने इतिहास रचा, क्रिकेट टेस्ट मैच में उनका अपना एक दबदबा है, और इंग्लैंड के जो राजा है, राजघराना है, उन्होंने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया है। तो नाइटहुड की जो उपाधि दिया गया, किनके द्वारा दिया, क्यों दिया गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक भी आप कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगले क्लासेज में हम लोग बात और करेंगे, जैसे जे हम भाभा, तो इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा आगे की करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है तो यहाँ तक आपको क्लियर होगी। तो आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक को आज कवर हमने कर लिया है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अगले जो टॉपिक हमारी होगा और रिलेटेड बातें हम अगले करेंगे, क्योंकि कल 14 नवंबर भी हो जाएगा, तो और हमारा रिलेटेड टॉपिक बहुत सारे हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज हम लोग सेवा यहीं रखते हैं। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें ज़रूर जवाब देते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।